वेलकम टू द नेक्स्ट टॉक। आई एम लिप्सा सिद्धू और मैं आपकी एक नई सीरीज शुरू करने वाली हूँ इस यूट्यूब चैनल पे, जो है इलेक्ट्रॉनिक्स का। ये इलेक्ट्रॉनिक्स का एक पार्ट है जो आप स्क्रीन पे देख सकते होंगे, ऑपरेशनल एम्पलीफायर। तो क्योंकि आप सब आईआईटी जाम और सीओसेट के प्रिपरेशन कर रहे हैं, सीओईटी के, तो आपने ये वाला ऑपरेशनल एम्पलीफायर टॉपिक तो थोड़ा बहुत आइडिया रखा ही होगा। तो ये वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रॉनिक्स में, क्योंकि आईआईटी जाम के हर ईयर में एक दो क्वेश्चन ओपाट के आते ही आता, चाहे वो बेसिक से आ जाए चाहे वो एडवांस के, तो चेस्ट पे तो काम का एडवांस लेवल आएगा। और मोस्टली क्योंकि आप आईआईटी जाम की तैयारी कर रहे हो, आप चेस्ट एग्जाम भी दोगे, है ना। तो इसीलिए आप ये जो सीरीज चलने वाला है, आप अच्छे से ध्यान दे के इसे पढ़े, नोट्स बनाए, और जो भी डाउट्स हो मुझे कमेंट सेक्शन में या फिर टेलीग्राम पे पूछें, ठीक है। तो मैं शुरू से बेसिक से शुरू करती हूँ। से टर्मिनोलॉजी इसका कह रहा है कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर, इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में ऑपरेशंस वगैरह करवाता है। तो ऑपरेशंस करवाता है इसका मतलब क्या? अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में आपको कुछ ऑपरेशंस करवाना है, इसका मतलब आपको कुछ अरिथमेटिक कैलकुलेशंस करवाने हैं, ठीक है। आपको कुछ अरिथमेटिक कैलकुलेशंस करवाने हैं। और अरिथमेटिक कैलकुलेशन मतलब क्या? देखो, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सारे जो है अरिथमेटिक कैलकुलेशंस है। तो अगर आपको कोई सा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को यूज करके वोल्टेज एडिशन करवाना है या करंट एडिशन करवाना है या कोई लॉगरिथमिक कैलकुलेशन करवाना है, उसके लिए आपको ऑपरेशनल एम्पलीफायर की जरूरत पड़ेगी। तो पहले हम उसके डेफिनेशन पे जाते हैं। डेफिनेशन इसका क्या कहता है कि जितने सारे मल्टी स्टेज एम्पलीफायर्स होते हैं वो सारे ही ऑपरेशनल एम्पलीफायर्स होते हैं। तो ये मल्टी स्टेज एम्पलीफायर क्या होता है? देखो, हमें पता है सारे जो ट्रांजिस्टर्स है वो सारे एम्पलीफायर्स होते हैं ना। तो अगर आप कोई सा भी इनपुट दे रहे हो, चाहे वोल्टेज दे रहे हो, करंट दे रहे हो, अगर वो एम्पलीफाई होके हमें आउटपुट में क्वांटिटी ज्यादा मिल रहा है, इसका मतलब वो इनपुट जो है वो एम्पलीफाई हो रहा है। तो अगर आप एक से ज्यादा एम्पलीफायर कनेक्ट करवा दोगे, तो आप उस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में ऑपरेशन वगैरह करवा सकते हो। तो उसे हम कहते हैं ऑपरेशनल एम्पलीफायर। तो इसमें क्या होता है, जो वोल्टेज गेन हो गया है, करंट गेन होता है, वो बहुत ज्यादा मिलता है। तो हमें तो अल्टीमेटली यही चाहिए, थोड़ा सा इनपुट देके ज्यादा सा आउटपुट। यही तो हमारा मेन गोल है हर चीज में, है ना। तो हम इसमें क्या करते हैं ना कि, तो जिस सपोज यहाँ पे मैंने एग्जांपल दो ट्रांजिस्टर्स को लेके दिखाया है, तो यहाँ पे मैंने सर्किट में दो एम्पलीफायर्स को इसे पैरेलली कनेक्ट करवा दिया है, और जो क्या करता है, बोथ एसी और डीसी सिग्नल को एम्पलीफाई कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, कॉमन बेस वाला दोनों ट्रांजिस्टर मैंने लिया है T1 और T2। बेस के जंक्शन में देखो इनपुट वोल्टेज VI1 दिया है, और इधर वाला बेस में हमने इनपुट दिया है VI2, मतलब हमने वोल्टेज इनपुट कंसिडर करा है। हम करंट इनपुट भी कंसिडर करवा सकते हैं, ये बस एक एग्जाम्पल है। तो इसमें क्या करते हैं ना कि यहाँ पर सपोज हम एक साइन वेव दे रहे हैं, एसी सिग्नल। तो ये वाला क्या करेगा कि बेस के थ्रू करंट जाएगा, वोल्टेज जाएगा, और यहाँ पर हम आउटपुट निकाल सकते हैं जो कि एम्पलीफाई होकर आएगा, ठीक है। तो ये है ऑपरेशनल एम्पलीफायर के बेसिक फंक्शंस। आप कुछ इनपुट दोगे और वो जो होगा एम्पलीफाई होकर आपको आउटपुट देगा। तो इसमें मोस्टली ओप-एम्प का खासियत क्या है कि ये बोथ एसी और डीसी सिग्नल को एम्पलीफाई कर सकता है। मतलब चाहे आप एसी सिग्नल दे दो या डीसी सिग्नल दे दो, वो दोनों को भी एम्पलीफाई करवाए। अगर आप जैसे 2 वोल्ट का कुछ वोल्टेज दे रहे हो, तो वो आपको एम्पलीफाई करके 4 वोल्ट का आउटपुट दे सकता है, ठीक है। ये है ऑपरेशनल एम्पलीफायर का मेन फंक्शन। तो अब हम सिंबलिकली समझते हैं कि कैसे हम उपान को ड्रॉ करते हैं और किस तरह के उपान होते हैं, और उसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या क्या होगा। देखो, ये सिंबल के बारे में तो हम सभी को पता होगा कि ओपाम को हम कुछ इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये वाला देखो प्लस वीसीसी, ये वाला माइनस वीसीसी, ये सारे क्या है, सैचुरेटेड वोल्टेज है, ठीक है। ये सारे सैचुरेटेड वोल्टेज है। इसका मतलब आप यहाँ पे VI1 जितना भी दे दो, यहाँ पर जो आउटपुट होगा वो कभी भी VC से ज्यादा नहीं हो सकता, ठीक है। ये वाला जो हमने पहले डायग्राम देखा ना, देखो ये वाला प्लस VCC,
माइनस VE, यही है उधर सिंबलिकल रिप्रेजेंटेशन में। तो अगर यहाँ पर 15 वोल्ट हमें गिवन है, -15 वोल्ट और +15 वोल्ट, और आपका आउटपुट 16 वोल्ट आ रहा है, इसका मतलब ये गलत है, क्योंकि देखो सैचुरेशन तो उसका इतना ही है ना। तो ये वाला देखो सिंबलिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया, जिसमें देखो अगर हम प्रैक्टिकली ओपाम को कंसिडर करें ना, तो ओपाम में टोटल 8 पिंस होते हैं अलग अलग, वो आप बाद में समझे ना, वो प्रैक्टिकल वाला। थ्योरी पे हम आते हैं। तो थ्योरी पे दो कॉन्फ़िगरेशन हम ओपाम के ड्रॉ कर सकते हैं। एक हो गया ओपन लूप, जो ये वाला है, और दूसरा हो गया क्लोज लूप, जो ये वाला। तो ओपन लूप मतलब देखो, वोल्टेज से कोई सा भी फीडबैक अगर इनपुट में नहीं दिया हुआ है, मतलब कोई सा भी फीडबैक वोल्टेज हो या करंट हो नहीं है, तो वो हो गया ओपन लूप। और अगर कोई सा एक फीडबैक जो वोल्टेज सपोज वी नॉट इधर आ रहा है, और ये फीडबैक हो रहा है इनपुट में फिर से, तो वो हो गया क्लोज लूप। तो जिसमें फीडबैक हो सकता है, चाहे आप वो पॉजिटिव फीडबैक हो या नेगेटिव। देखो मैंने यहाँ पे नेगेटिव फीडबैक का एग्जांपल दिया हुआ है। अगर मैंने इधर जाके कनेक्ट करता उसको, तो वो पॉजिटिव फीडबैक हो जाता है ना। तो ये है सिंबलिकल प्रेजेंटेशन ओप एम्प की, जो कि दो तरह की हो सकती है। एक ओपन लूप जिसमें फीडबैक नहीं होता, और एक है क्लोज लूप जिसमें फीडबैक इंक्लूड होता है। तो अब हम देखते हैं कि एक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है एक आइडियल ओप एम्प की। कि जैसे हमने देखा कि इसका बहुत सारे मल्टी स्टेज एम्पलीफायर को अगर हम कपल कर ले, तो हमें ओप एम्प मिलता है। तो देखो ट्रांजिस्टर में काफी सारे रेजिस्टेंस होते हैं। तो अगर वो सारे रजिस्टर को हम इक्विवेलेंट रजिस्टर कुछ इस तरह ले लें, सपोज इसको हम RA कह रहे हैं, तो एक आइडियल ओप एम्प के लिए ये RA क्या होना, इनफाइनाइट होना जरूरी है। क्योंकि देखो अगर यहाँ से करंट एक बार फ्लो, सपोज यहाँ पे मैं करंट I1 दे रही हूँ, यहाँ पर करंट I2 दे रही हूँ, और यहाँ पर करंट चालू तो जाना शुरू हो गया, तो देखो मतलब जो आउटपुट V नोट हो गया और I नोट हो गया, वो मुझे गलत मिलेगा, उसमें कुछ एरर आ जाएंगे, है ना। तो एक आइडियल ओपाम के लिए मुझे जो इंटरनल रजिस्टर है ओपाम का, उससे हमें इनफाइनाइट कंसिडर करना होगा। क्योंकि देखो मुझे चाहिए वोल्टेज गेन, ओपन लूप वोल्टेज गेन हो गया है, क्लोज लूप वोल्टेज गेन, वो मुझे चाहिए इनफाइनाइट। ठीक है, सपोज यहाँ पर मुझे रजिस्टर एक R1 गिवन है, और मैंने इधर एक पॉजिटिव फीडबैक दे रखा इधर, इसे मैं R2 कंसिडर कर रही हूँ। तो अगर मुझे वोल्टेज गेन निकालना है, तो मैं कैसे निकालूंगी, आउटपुट वोल्टेज बाय इनपुट वोल्टेज। सपोज मैंने ये ग्राउंडेड कर रखा, या फिर मैं आप वोल्टेज दे सकते हो, काफी सारे केसेस हम कंसिडर कर रहे हैं। मैं यहाँ पर सिर्फ एक इनपुट कंसिडर कर रही हूँ। तो इसमें अगर मैं गेन निकालू, तो ये हो जाएगा कुछ इस तरह, V नॉट अपन VI, है ना। तो अगर मुझे ये वाला इनफाइनाइट चाहिए, इसका मतलब मुझे इधर जो रजिस्टर्स है, वो रजिस्टर्स को इनफाइनाइट कंसिडर करना होगा, ताकि उस तरफ करंट जाए ही ना। तो मतलब मुझे इनपुट इम्पेडेंस क्या चाहिए, इनफाइनाइट चाहिए, है ना, ताकि मुझे वोल्टेज गेन इनफाइनाइट मिल सके, मतलब बहुत ही ज्यादा एम्पलीफाई हो सके मैं जो भी इनपुट दे रही हूँ, चाहे वोल्टेज हो या करंट हो। तो उस हिसाब से जो उसका बैंडविड्थ निकलेगा, वो भी इनफाइनाइट हो जाएगा, है ना। बैंडविड्थ के बारे में तो सबको पता ही होगा। अगर हम RC कपल ले रहे हैं, उसमें हमें दो तरह के फ्रीक्वेंसी मिल रहा है, सपोज F1 और F2। ठीक है, तो बैंडविड्थ हो जाएगा F1 माइनस F, है ना। ये है बैंडविड्थ। तो मुझे बैंडविड्थ भी इनफाइनाइट चाहिए। और कैरेक्टरिस्टिक्स डू नॉट ड्रिफ्ट विद टेम्परेचर। तो ये जो सारा सर्किट डायग्राम मैंने ड्रॉ करा या लॉजिकली मैंने वो समझाया, ये सारे टेम्परेचर पे डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर ये एक बार टेम्परेचर पे डिपेंडेंट हो गया, तो करंट उसका बढ़ने लग जाएगा, वोल्टेज उसका ड्रॉप होना शुरू हो जाएगा, तो फिर हमें गेन जो है वो इनफाइनाइट नहीं मिल सकती, है ना। तो ये सारे जो है कैरेक्टरिस्टिक्स है आइडियल ओप एम्प। तो ये शायद एक 1 मार्क्स के क्वेश्चंस आ सकते हैं सीओ सेट में, क्योंकि काफी बार ये सारे बेसिक्स जो है वो पूछते हैं। आई होप कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है उसका, और उसका सिंबलिकल प्रेजेंटेशन क्या है, उसका डेफिनेशन क्या है, ये सब आपको समझ आ गया होगा। अगर कुछ भी डाउट है, प्लीज मुझे कॉमेंट सेक्शन में पूछना, ठीक है। तो अब हम जो डिस्कस करा नॉन इन्वर्टिंग, जो क्लोज लूप कॉन्फ़िगरेशन हमने डिस्कस करा, वो दो तरह के होते हैं, एक इन्वर्टिंग, एक नॉन इन्वर्टिंग। तो क्या है इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग? अगर आप इनपुट एक साइन वेव दे रहे हो, और आउटपुट में आप उसी फेज में एम्पलीफाइड आउटपुट पा रहे हो, इसका मतलब ये है नॉन इन्वर्टिंग होगा। मतलब इसमें जो फेज शिफ्ट हो रहा है, वो 0 डिग्री हो रहा है, मतलब कोई सा भी फेज शिफ्ट नहीं हो रहा है।
तो ये नॉन इन्वर्टिंग ऑप एम्प हमें तब मिलता है जब हम इनपुट पॉजिटिव टर्मिनल में देते हैं और इनपुट टर्मिनल को ग्राउंडेड कर देते हैं। ठीक है, तो अगर आप सिर्फ वोल्टेज पॉजिटिव टर्मिनल में दे रहे हो और आउटपुट आपका आ रहा है, उसे हम कहते हैं नॉन इन्वर्टिंग ऑप एम्प, जिसमें दोनों इनपुट और आउटपुट के वेव्स सेम फेज में रहते हैं। तो इसमें हमें वोल्टेज गेन हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो देखो, जितने भी सारे आप ऑप एम्प के क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना, वो आप सिर्फ दो कॉन्सेप्ट में सॉल्व कर सकते। एक है वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट। वर्चुअल ग्राउंड मतलब आप कोई सा भी एक इनपुट वोल्टेज को ग्राउंडेड देगा। ठीक है, मैंने देखो पहले से ही इधर ग्राउंडेड वाला कॉन्सेप्ट यूज कर रखा, V2 को 0 ले रखा है ना। तो एक है वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट और दूसरा है नोड एनालिसिस। नोड एनालिसिस आपने केसीएल केवीएल में पढ़ रखा होगा, पता है आपको केसीएल केवीएल कैसे नोड पे लगाना है ना। तो बस यही दो कॉन्सेप्ट यूज करके ना आप ओप एम्प के सारे ही सवाल सॉल्व कर सकते, मतलब जो जितना भी मुश्किल क्वेश्चन आए आप यही दो कॉन्सेप्ट लगा देते। तो यहाँ पर मैं वोल्टेज गेन कैलकुलेट करने के लिए वर्चुअल कॉन्सेप्ट का यूज करूंगी। तो देखो कैसे करूंगी। यहाँ पर मैंने क्या करा, V2 को जो नेगेटिव टर्मिनल है उसे ग्राउंडेड कर दिया। इसका मतलब यहाँ पे जो V2 आ रहा है वो है 0। और मैंने पहले बता रखा, यहाँ पे जो रजिस्टर है एम्पलीफायर का वो इनफाइनाइट, मतलब इसके अंदर कोई करंट फ्लो करेगा नहीं। तो यहाँ पर जो वोल्टेज V1 है, इस नोड पे भी मुझे वोल्टेज V1 ही मिलेगा, है ना। तो अगर मैं वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट लगाऊं, तो यहाँ पर जो वोल्टेज है V1 वही तो जाएगा V0 की तरफ, है ना। और क्योंकि R इन जो है एम्पलीफायर का वो इनफाइनाइट है, तो वोल्टेज मेरा V1 इक्वल टू V2 हो जाएगा, है ना। तो अगर यहाँ पर करेंट I1 है और यही वाला करंट इधर पास कर रहा है, सपोज मैं इसे I2 लिख रही हूँ, तो I1 को मैं कुछ इस तरह लिख सकती हूँ, क्योंकि मुझे पता है ओम्स लॉ से I इक्वल टू V बाई आर। तो देखो ये वाला तो V1 हो गया, इधर तो देखो 0 है ना, क्योंकि ग्राउंडेड है। तो सपोज करंट I1 फ्लो कर रहा है, जैसे हमें पता है वोल्टेज, तो देखो मैं करंट का डायरेक्शन इधर ले लेती हूँ, क्योंकि वोल्टेज का टेंडेंसी है वो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल फ्लो करेगा। कोई दिक्कत नहीं, अगर आप करंट का डायरेक्शन मैंने पिछली बार जो कंसिडर किया था वो भी ले सकते हो, बस नेगेटिव दोनों तरफ आ जाएंगे, वो दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, है ना। लेकिन एक्चुअली वोल्टेज हायर से लोअर ट्रेवल करता है, इसीलिए मैं I1 को लूंगी V1 माइनस, देखो यहाँ पर ग्राउंडेड है तो 0, ये हो जाएगा V1 माइनस 0। और मैंने रजिस्टर कंसिडर कर रखा I है ना। और I2 अगर निकालूं तो I2 हो जाएगा V0 माइनस, देखो यहाँ पर नोट पे V1 है ना, तो V0 माइनस V1 डिवाइडेड बाई RF। लेकिन देखो यहाँ पर जो करंट फ्लो कर रहा है फीडबैक के अंदर, वही तो आ रहा है आर आई के अंदर, है ना। ये तो सारे सीरीज में ही कनेक्टेड है। अगर हम इसे खोल के देखें, अगर ये आर आई हुआ, ये आर एफ हुआ, तो देखो ये दो रजिस्टर सीरीज में कनेक्टेड है। तो देखो करंट तो बदलेगा नहीं, जो करंट आ रहा है वही करंट फ्लो करेगा। तो इसका मतलब I1 क्या हो जाएगा, I2 के इक्वल, है ना। तो अगर हम I1 इक्वल टू I2 कंसिडर कर ले, इसका मतलब V1 माइनस 0, 0 को हम कैंसिल आउट कर सकते हैं, मतलब इग्नोर कर सकते हैं। तो V1 अपन RI विल बी इक्वल टू C0 माइनस V1 अपन RA। तो यहाँ से अगर हम V0 की वैल्यू निकाले, तो वो हो जाएगा RF अपन RI प्लस 1 इंटू VI। सिंपल अलजेब्रा है, आप कर सकते हो, मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं होगी। तो हमें मिल गया, अगर आपको एक नॉन इन्वर्टिंग ओप एम्प गिवन है, तो उसका आउटपुट वोल्टेज होगा जो फीडबैक का रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय इनपुट रेजिस्टेंस प्लस 1 इनटू इनपुट। देखो ये सारे फॉर्मूलेस आपको याद रखने जरूरी है, क्योंकि सारे इन्हीं फॉर्मूलेस को यूज करके हम क्वेश्चंस आगे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये तो हो गया नॉन इन्वर्टिंग का। अब जाते हैं इन्वर्टिंग। तो इन्वर्टिंग में क्या होता है, जो पॉजिटिव टर्मिनल का वोल्टेज है ना, हम इसे ग्राउंडेड कंसिडर कर लेते हैं और नेगेटिव वोल्टेज आता है एज एन इनपुट वोल्टेज। तो अगर नेगेटिव टर्मिनल में वोल्टेज आ रहा है, तो आउटपुट पे जो वोल्टेज हमें मिलेगा उसका फेज डिफरेंस आएगा 180 डिग्री, इसलिए हम उसे कहते हैं इन्वर्टिंग। मतलब अगर आप साइन वेव दे रहे हो इनपुट में, तो आपको कॉस वेव मिलेगा आउटपुट में। ठीक है, तो अब हम इसका निकालते हैं वोल्टेज गेन। तो हमें पता है आर इन इस केस में भी इनफाइनाइट होगा, है ना। तो हम फिर से वर्चुअल ग्राउंडेड कॉन्सेप्ट लगाते हैं।
तो अगर हम वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट लगाएं तो देखो ये वाला देखो V1 है, यहाँ देखो क्योंकि ग्राउंडेड है मतलब यहाँ पे वोल्टेज जीरो है और यही वोल्टेज इधर जा रहा है मतलब ये भी जीरो है ना। और क्योंकि हमें पता है वोल्टेज हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल ट्रेवल करता है, तो हम इसे लिख सकते हैं। और करेंट तो देखो इक्वल है ना। तो I1 विल बी इक्वल टू I2, तो ये हो जाएगा V1 माइनस जीरो। अब ये वाले रेजिस्टेंस को मैं आर आई लेती हूँ और इसे आर एफ लेती हूँ। ये हो जाएगा V1 माइनस जीरो डिवाइडेड बाई आर आई इक्वल्स टू जीरो माइनस वी नॉट डिवाइडेड बाई आर एफ। देखो जीरो से वी नॉट की तरफ जा रहा है और बीच में रेजिस्टेंस है आर एफ का, है ना। तो यहाँ से अगर मैं निकालू वी नॉट अपन V1, तो ये हो जाएगा माइनस आर एफ अपन आर आई। तो अगर मुझे सिर्फ आउटपुट वोल्टेज कितना आ रहा है ये निकालना होगा, तो ये होगा माइनस आर ए अपन आर आई इंटू V1। तो मिल गया इसका वोल्टेज गेन क्या होगा, मतलब आउटपुट वोल्टेज। और वोल्टेज गेन निकालना है, देखो ये हो जाएगा ए इक्वल टू वी नॉट अपन V2। ये हो गया वोल्टेज गेन विच इज नथिंग बट माइनस आर ए अपन आर आई। तो देखो हमें इन्वर्टिंग का वोल्टेज मिल गया, वोल्टेज नॉन इन्वर्टिंग का मिल गया, इन्वर्टिंग का मिल गया। अब हम कंसिडर करेंगे डुअल इनपुट। तो अगर दोनों में ही वोल्टेज आपको गिवन होंगे पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल, तो उसमें कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ देखो मैंने पहले से ही सॉल्व कर लिया था, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो या खुद कॉपी में लिख सकते हो और जो डाउट है मुझे पूछ लेना। तो यहाँ पर भी वही कंसेप्ट, देखो दोनों ही रेजिस्टर्स R1 और R2 सीरीज में कनेक्टेड है, क्योंकि यहाँ पर तो रेजिस्टर इनफाइनाइट है तो यहाँ पर कोई करंट जा नहीं रहा है ना। तो यहाँ पर जो करंट फ्लो करेगा I1, यहाँ पर भी वही करंट फ्लो करेगा I1, I2, I3 और तीनों ही इक्वल होंगे, है ना। I1 इक्वल्स टू I2 इक्वल्स टू I3, है ना। तो यहाँ पर देखो जो करंट R1 की तरफ से आ रहा है वही करंट जाएगा R2 की तरफ से। तो अगर ये वाला I1 है और ये वाला I2 है, ये ओप-एम्प का केस है, ठीक है। तो देखो I1 इक्वल टू I2 हो जाएगा। तो एज पर ओम्स लॉ हमें पता है I इक्वल टू V बाई R। तो यहाँ पर देखो V2 है और यहाँ पर अगर हम वोल्टेज कंसिडर करें तो ये हो जाएगा V1। तो V2 माइनस V1 हो जाएगा उसका वोल्टेज डिफरेंस और यहाँ पर उसका रेजिस्टर के बीच है R। और यहाँ पर देखो V1 है, इधर है V0, तो ये हो जाता है V1 माइनस V0 अपन R2। तो देखो अब हम इसे ओपन कर देते हैं, इसे खोल देते हैं। आगे कैलकुलेशन तो हमें पता ही है, तो यहाँ से हम V0 की वैल्यू निकाल सकते हैं V1 इंटू 1 माइनस R2 अपन R1 माइनस R2 अपन R1। देखो इस फॉर्मूला से आप ऑब्जर्व कर सकते हो कि ये वाला जो फॉर्मूला है, ये वाला ये नॉन इन्वर्टिंग का है और ये इन्वर्टिंग का है ना। बेसिक से तो है। देखो ये वाला, सॉरी मैंने गलती से नेगेटिव लिख दिया है, यहाँ पे प्लस होगा तो यहाँ से आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो देखो ये वाला जो वोल्टेज आउटपुट है ये है नॉन इन्वर्टिंग का, ना पहले हम निकाल चुके हैं, ये है नॉन इन्वर्टिंग का। और ये वाला जो है ये है इन्वर्टिंग, है ना। तो देखो अगर दोनों ही डुअल इनपुट है तो ये देखो ये दोनों आर होके आए, तो ये हमें याद रखने में आसानी हो जाएगी। अब हम कंसिडर करते हैं कि अब हम डिस्कस करेंगे कि उपाप कितने तरह के होते हैं। तो देखो उपाप से देखो नॉन इन्वर्टिंग का हमने डिस्कस कर लिया, इन्वर्टिंग का डिस्कस कर लिया। तो इन दोनों को छोड़कर और डुअल का भी हमने डिस्कस करा, तो इन तीनों को छोड़कर और भी कई सारे हैं जिसमें से मैंने कुछ एग्जाम्पल्स कंसिडर कर रखा जो हमारे लिए हमारे एग्जाम के बेसिस पे इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो एक हो गया वोल्टेज फॉलोअर एम्पलीफायर और फिर हो गया समिंग एम्पलीफायर। समिंग से पता चल रहा है कि कुछ तो एडिशन हो रहा होगा, है ना। वोल्टेज फॉलोअर से पता चल रहा है कि कुछ फीडबैक होगा और इनपुट का आउटपुट में वोल्टेज गेन दिखाना होगा, है ना, नाम से ही पता चल रहा है। और एक है डिफरेंशिएटर, एक है इंटीग्रेटर, एक है प्रिसिशन रेक्टिफायर, ठीक है। तो ये सारे ही अब मैं डिटेल में डिस्कस कराऊंगी, जो डाउट है मुझे पूछना, ठीक है।